शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो गोली दवाई की थोक में खरीदी को लेकर के हैं। इस एडिटोरियल में बोला जाता है कि केंद्र सरकार को जो गोली दवाई की खरीदी करती है वो थोड़ा थोड़ा ना करके उसको थोक में खरीदना चाहिए, पूल्ड प्रोक्योरमेंट करना चाहिए। इसके लिए वो डायरेक्ट उस उत्पादनकर्ता से संपर्क करें, उस एजेंसी से संपर्क करें। इस प्रकार से वो अपने पैसे की बचत कर सकती है और क्वालिटी को भी इंश्योर कर सकती है। नॉर्मली यहाँ पर जो सिस्टम अभी चला आ रहा है उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे कि सरकार को यदि गोली दवाई खरीदना है तो इसके लिए वो बिड लगवाती है, बोली लगवाती है। उसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति कम से कम दाम में सरकार के लिए गोली दवाई अवेलेबल कराएगा वो टेंडर उसको दे दिया जाता है। लेकिन इससे क्या होता है ना, हमारा हेल्थ प्रभावित हो सकता है। इसका मतलब ये है हमें सही क्वालिटी की गोली दवाई इंश्योर यहाँ पर नहीं होने वाली है। इस चीज़ से हट कर के हमें दूसरी तरफ कदम बढ़ाना है और हमें क्या काम करना है, जो गोली दवाई उत्पादन करने वाली कंपनी है हमें डायरेक्ट उसी से संपर्क करना चाहिए और उससे गोली दवाई का प्रोक्योरमेंट हमको करना चाहिए। तो जब भी हमें निबंध लिखने के लिए आएगा 250 शब्द में तो हमसे पूछा जाएगा पूल्ड प्रोक्योरमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार यदि पूल में प्रोक्योरमेंट करती है ड्रग्स का तो ये एक प्रकार से रिवोल्यूनाइज हो सकती है, ये क्रांतिकारी कदम हो सकता है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में। तो पूल्ड प्रोक्योरमेंट को लेकर के यदि हमें 250 शब्द में लिखना है कैसे करके पूल्ड प्रोक्योरमेंट सरकार के लिए हेल्थ केयर सिस्टम में क्रांतिकारी कदम हो सकता है, इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। वाई शुड हॉस्पिटल बी एनी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू ड्रग प्रोक्योरमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें सरकार ऐसा नहीं है कि थोक में नहीं खरीदती होगी, ठीक है, थोक में खरीदी करती होगी। तो जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर पूल्ड प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर उठाया जाता है। इंडिया की बात करें, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, इसमें इंक्लूडिंग है मैकडोनाल्ड्स। उन्होंने ये कहा है कि जो पूल्ड बायर मॉडल है, पूल्ड बायर मॉडल for drug procurement addresses many issues that are related to price efficiency, stock out and quality concern। बहुत सारी कंट्रीज़ कह रही हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल रहे हैं कि देखिए यदि पूल्ड बायर मॉडल को हम अपनाते हैं, यदि हम थोक में खरीदी कर रहे हैं तो इससे गोली दवाई की एफिशिएंसी, इसके अलावा हमारे पास में स्टॉक काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा एंड क्वालिटी कंसर्न जो रहते हैं उसको भी हम इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं इंडिया की जो सरकार है कंटिन्यू क्या काम करती है, इस चीज़ को इग्नोर करते जा रही है। बट फॉर रीजन्स दैट हैव रिमेंड मिस्टीरियस फॉर डिकेड्स। लेकिन दशकों बीत चुके हैं, रीजन अभी भी जो है एकदम रहस्य वाला बना हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी जो है इग्नोर करती जा रही है पूल्ड प्रोक्योरमेंट को। ऐसा क्यों कर रही है हम नहीं जानते हैं। केंद्र सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चला रही है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चला रही है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम चला रही है, लेकिन वो पूल्ड प्रोक्योरमेंट से हमेशा पीछे हटते जा रही है। कॉरपोरेट हॉस्पिटल चेन्स की हम बात करते हैं, वहीं यदि हम अदर हैंड की बात करें, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पूल्ड प्रोक्योरमेंट का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। फॉर ईयर्स ऑन एंड दे हैव कंडक्टेड डायरेक्ट नेगोशिएशंस विथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। यहाँ पर एक चीज़ को हमें समझना है कि साल ख़त्म होने वाला है, उन्होंने डायरेक्ट निगोसिएशन चालू कर दिया फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ में एंड अवेल्ड ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट। किसी हॉस्पिटल की यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो उस हॉस्पिटल ने डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ में हाथ मिलाया है, बोला है हमको इतनी दवाई चाहिए और इसमें उनको डिस्काउंट भी मिला है। अब लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है, सरकार तो बोली लगाने वाला सिस्टम चालू कर दी है। इससे यहाँ के जो पेशेंट लोग हैं, मरीज लोग हैं, इसके साथ साथ में एंड अप बाइंग दीज ड्रग्स एट मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ कोर्स। अब ऑफ कोर्स ये बात है कि जी ये लोग क्या काम कर रहे हैं कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस में खरीदना, इन्होंने क्या काम कर दिया, अभी भी खरीदते ही हैं।
हॉस्पिटल के जो मरीज हैं वो क्या काम करते हैं, कहीं मेडिकल स्टोर जाएंगे और मैक्सिमम रिटेल प्राइस में वो खरीदते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बायर्स क्लब्स की। बायर्स क्लब का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने एक क्लब का निर्माण कर लिया है। वी कैन नॉट हेल्प बट वंडर वाई मैनी मोर हॉस्पिटल कैन नॉट टीम अप फॉर फॉर्म बायर क्लब्स। अब जैसे एक हॉस्पिटल ने खरीदी किया है, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल मिलकर के यदि अपना एक संगठन का निर्माण करते हैं वो और थोक में गोली दवाई खरीद लेते हैं तो इससे बेटर बार्गेनिंग पावर आ सकती है। Being not for profit institutions pass on these cost saving to patient। अब ये जो सरकारी हॉस्पिटल है, जाहिर सी बात है अपने खुद के लाभ के लिए तो ये काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग डायरेक्ट काम करते हैं पेशेंट के लिए। तो सीधी सी बात है, फ़ायदा सीधे सीधे पेशेंट लोगों को ही होने वाला है। इसलिए हॉस्पिटल को भी अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए और गोली दवाई की थोक में खरीदी करना चाहिए। कुछ कुछ पेपर्स जारी किए गए हैं, हम उनके ऊपर फोकस करते हैं। एक रिसेंटली पेपर की हम बात कर रहे हैं, नेशनल कैंसर ग्रिड पूल्ड प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया। इसमें हम देखते हैं इस प्रकार के आइडिया का उल्लेख किया गया है। ग्रुप नेगोशिएशंस की बात करें, यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइनली परचेसेस बाय हॉस्पिटल एसोसिएटेड विद द नेशनल कैंसर ग्रिड फॉर 40 ड्रग्स रिजल्टेड इन सेविंग 13 बिलियन रुपये की बचत ये लोग कर सकते हैं यदि ग्रुप नेगोशिएशन करें, यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट करें, फाइनली परचेस कर लें यदि ये हॉस्पिटल एसोसिएटेड हैं किससे, नेशनल कैंसर ग्रिड से। 40 ड्रग जब इन्होंने खरीदी किया था तो 13 बिलियन रुपये की इन्होंने बचत करी थी। यदि ये पूल प्रोक्योरमेंट को नहीं अपनाते तो इसकी जो कीमत रहती वो 15.6 बिलियन रुपया हो जाती, विथ सेविंग्स रेंजिंग बिटवीन 23% से लेकर के 99%। इन्होंने जो सेविंग किया है वो 23% से 99% तक इनकी रेंज हो गई है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, अभी हम लोगों ने एग्रीमेंट को कंप्लीट कर लिया है। हम एक पेपर की बात करते हैं, यूनिफाइंग इंडियाज़ हेल्थ केयर मार्केट। यहाँ से हम कुछ आर्गुमेंट कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नॉट कंसिस्टेंट इन हाउ टू इट कवर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बेनिफिशरी अंडर द CGHS ESI PMJY। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अभी कंसिस्टेंट नहीं है कि ये कैसे करके अलग अलग कैटेगरी के बेनिफिशरीज़ को कवर करती है अपनी सरकारी योजनाओं में। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सुसंगत, मेल खाता हुआ। द सेम प्रोसीजर एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बोले, माइट बी अवेलेबल इन वन स्कीम बट नॉट अदर। तो इसमें बोला जा रहा है एक स्कीम में जो प्रोसीजर है वो अलग है, द सेम प्रोसीजर फॉर एग्जाम्पल माइट बी अवेलेबल इन वन स्कीम, लेकिन दूसरी स्कीम के लिए जो प्रोसीजर है वो अलग हो जा रही है। और इसलिए हम कहते हैं जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है वो बुरी तरह से बिल्कुल भी रियल नहीं हो पाया है। जब हम गवर्नमेंट की प्रोक्योर की बात करें, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव यदि वो खरीद रही है और इसके लिए वो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है, तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव वो यूज़ करती, गर्भ निरोधक उपायों की हम बात कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने टेंडर जारी करे हैं प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को, एंड देन ऑफर टू बाय फ्रॉम ऑल दोज हु आर विलिंग टू मैच द लोएस्ट प्राइस। इसके बाद सरकार ने बोली है कि जो भी हमें कम में दवाई अवेलेबल कराएगा हम उससे दवाई खरीदेंगे। अब लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ये कैसे करके इंश्योर कर सकती है कि उन्हें जो गोली दवाई सप्लाई करी जा रही है वो कुछ गड़बड़ ना करे कि भाई मैं कम प्राइस में दे रहा हूँ तो उसमें मुझे कुछ मिलावट भी करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ इंश्योर नहीं कर पाएगी केंद्र सरकार। HLL लाइफ केयर लिमिटेड एज ए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है विथ द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन इंडिया, प्रोवाइड ए बेंचमार्क प्राइस। और इस मामले में हमको एक बेंचमार्क प्राइस दे रही है कौन, एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी HLL लाइफ केयर लिमिटेड।
अब जितने भी बिडर्स हैं जिन्होंने बोली लगाई है वो अच्छी तरह से जानते हैं, दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव ऑन प्राइस, द गवर्नमेंट विल जस्ट प्रोक्योर ऑल इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम HLL। उनको पता है कि यदि हम जो है सही कीमत में अवेलेबल नहीं कराएंगे सरकार को, तो ये डायरेक्ट कहाँ से ख़रीद लेगी, HLL से ख़रीद लेगी, तो हम लोगों को फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए अब वो क्या काम करेंगे, बाकी के जो लोग हैं ना वो भी कंपटीशन में आगे आएंगे। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के रिलेशन को बताता है। कैसे करके सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कर सकती है कि सरकार के द्वारा लोगों के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण ना किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हाल फिलहाल में एग्जाम्पल दिया जा रहा है न्यूज़ क्लिक के ऊपर जो अभी केस दर्ज किया गया है। आपने जर्नलिस्ट के ऊपर आतंकवादी का आरोप लगाया है, आतंकवाद का आरोप लगाया गया है, उनके ऊपर लगाया गया है कि आप चाइना से पैसा ले रहे हो और आतंकी एक्टिविटीज़ में इस पैसा को आप लगा रहे हो, सरकार की योजनाओं की आलोचना कर रहे हैं। किसान आंदोलन जो हुआ था उस टाइम उसके प्रोटेस्ट को आपने अपनी वेबसाइट में या फिर अपनी पत्रकारिता में उल्लेख किया था। जाहिर सी बात है, जब आप इतने अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं किसान आंदोलन को, तो फिर आपका तो बचना मुश्किल है, क्योंकि किसान आंदोलन सरकार के विरोध में निकाला गया था और आपने सपोर्ट कर दिया है, तो फिर आप कैसे बचेंगे, आपका बचना तो मुश्किल है। अभी आपके ऊपर केस चल रहे हैं, तो जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं ना, अभी वो रिमांड में चल रहे हैं। देखते हैं कि आखिर क्या निर्णय आता है। बहुत सारे चार्ज उनके ऊपर लगाए गए हैं। पार्टिकुलरली एक जो आरोप लगाया जा रहा है, उनका कहना है कि ये चाइना से पैसा लेता है और उस पैसा को आतंकवादी गतिविधि में लगाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ों को देख रहा है, इसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसने कभी इंटरवेंशन नहीं किया है, बहुत सारे मामले आप ऐसे देखेंगे जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन भी किया है। एक चीज़ का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। कितनी भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए केंद्र सरकार, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर को यदि चेंज किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर उसको रोकने का काम करेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट आया था जहाँ पर सरकार का जो तानाशाही स्वरूप था। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हाल फिलहाल का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हाल फिलहाल का एग्जाम्पल ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले बोला था कि जो सिविल सर्विस है, IAS अफसर हैं, ये लोग किसके अंतर्गत आएंगे। उसमें बोला गया था कि ये दिल्ली की सरकार में केजरीवाल। तो हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है एक्सटेंसिव रेड लगाई जा रही, रेड पाड़ी जा रही है। कहाँ पर, न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, एडिटर इन चीफ हैं, प्रवीर पुरकायस्थ के ऊपर, एंड इनके साथी भी जो है वो भी इस केस में अरेस्ट किए गए हैं। इसके साथ साथ इनके ऊपर जो है UAPA एक्ट लगाया गया है, इनके ऊपर देशद्रोह राजद्रोह का चार्ज भी लगाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अभी ये जो देशद्रोह का कानून है, तो जो देशद्रोह के कानून के ऊपर, सेडिशन लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में सुनवाई किया था और उसमें बोला था कि अभी ये जो कानून है इतना पुराना हो चुका है, अब इसको जो है रद्द कर दिया जाना चाहिए। जिस देश ने इस कानून को बनाया था वो देश खुद अपने देश में इस कानून को लागू नहीं किया है। न्यूजीलैंड ने ख़त्म कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने ख़त्म कर दिया है, तो फिर हम इसको क्यों अपने देश में रखेंगे। और इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसकी जो अपराध सिद्धि की रेट है ना वो बहुत कम है। इसका मतलब ये है, खाली कोई भी काम, कोई भी कुछ बोल दे सरकार के खिलाफ में, तो उसके ऊपर आप जो है सेडिशन लॉ लगा देते हैं। तो ये इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं फ्रंट वाले पेज की तरफ और देखते हैं प्रमुख खबरों को। जो पहली खबर यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो पार्टिकुलरली सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड है। सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड सुनवाई चली है और जो लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे वो देख सकते हैं कि कितना दुखी हुए होंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो इस प्रकार से
अपना निर्णय सुनाया है। LGBTQ कम्युनिटी मेंबर रिएक्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन मुंबई ऑन ट्यूसडे। तो लोगों को कितने लंबे समय से इस चीज़ का इंतज़ार था कि कम से कम जो सेम सेक्स मैरिज है उसको सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज करे, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है ना, वो एकदम केंद्र सरकार के पक्ष में ही गया है। शुरू शुरू में जब इसके ऊपर सुनवाई चल रही थी तो उस समय में केंद्र सरकार कहती थी, देखिए सेम सेक्स के ऊपर, शादी ब्याह के ऊपर यदि कोई भी नियम कानून बनाना है तो ये काम संसद करेगी, ये काम आप मत करिए। और लास्ट में यही बात निकल कर के आई है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि चलो ठीक है, इस चीज़ का डिसीजन कौन करेगा, यदि कोई भी किसी भी प्रकार का कानून बनाना है तो ये पावर केंद्र सरकार के पास है, आप केंद्र सरकार के पास में जाइए, हम इसमें बीच में पैर नहीं डालने वाले। इसके अलावा सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं किया गया है, कानूनी मान्यता नहीं दी गई है सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसका मतलब ये है, सेम सेक्स मैरिज वाले जो कपल हैं, शादी करते हैं, तो उनको जो फ़ायदा चाहिए, उनको जो सुविधाएं चाहिए, जैसे कि नॉर्मल एक लड़का और लड़की शादी कर रहे हैं और उनको जो राइट्स मिल जाते हैं, तलाक से रिलेटेड हो, चाहे वो संपत्ति से रिलेटेड, उत्तराधिकारी से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉइंट अकाउंट खुलवाने को रिलेटेड हो, या बहुत सारी ऐसी इनकी डिमांडें रहती हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। यदि लीगलाइज हो जाती तो शायद ये समुदाय जो है सबसे ज़्यादा खुश रहता, लेकिन अब बात सीधे सीधे केंद्र सरकार के ऊपर टाल दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रही थी सुप्रीम कोर्ट की, ट्यूसडे के दिन उन्होंने held that only legislature can recognize और रेगुलेट सेम सेक्स मैरिज। केंद्र सरकार के पास में ही पावर है कि वो रेगुलेट करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी सेम सेक्स मैरिज को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और बोला गया है कि देखिए, देयर वाज नो फंडामेंटल और अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी। शादी का अधिकार फंडामेंटल अधिकार नहीं है, इसलिए हम इसको लीगलाइज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, इसमें इन लोगों की कुछ समस्याएं हैं, यहाँ पर उस चीज़ को तो देखेंगे ही हम। इसके अलावा दैनिक भास्कर में भी इस खबर को छापा गया है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, इनकी कुछ समस्याएं हैं, ये लोग को कुछ कुछ दिक्कत जाती, जैसे कि संयुक्त बैंक अकाउंट, इनको कंबाइंड बैंक अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम जाती है, बीमा पॉलिसी में भागीदारी में प्रॉब्लम जाती है, पेंशन से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम जा रही है, पीएफ पर भी इनके मामले को विचार किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। ये सब कुछ चीज़ें आप दे रहे हैं, लेकिन उसको लीगलाइज नहीं कर रहे हैं, दिक्कत वाली बात यहाँ पर खड़ी हो जाती। अभी भी ये चीज़ दी नहीं गई हैं, ये चीज़ों के ऊपर विचार किया जाएगा, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो पीएफ हो, कैसे करके ये लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा गोद लिया हुआ बच्चा जो है लीगल नहीं माना जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। तो कुल मिलाकर के ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, केंद्र सरकार की तरफ में गया है, आरएसएस के पक्ष में गया है, विश्व हिंदू परिषद ने और मुसलमान संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने इसका स्वागत किया है। तो अब लेकिन इनकी हक के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करेंगे कि समलैंगिकों से आप भेदभाव ना करें, लोगों को जागरूक किया जाए ताकि इनका उत्पीड़न ना हो सके। समलैंगिक जोड़ा पुलिस में शिकायत करे तो सत्यापन के बाद उचित सुरक्षा मिले। समलैंगिक सेम सेक्स लोगों के राशन कार्ड में उनकी पहचान, जॉइंट बैंक अकाउंट, बीमा और पेंशन लाभ देने के लिए सरकार कदम उठाएगी। मौजूदा कानून में ट्रांसजेंडर को शादी करने का अधिकार है, इससे उन्होंने मना नहीं किया है। अब आगे आप एक बच्चे की प्रॉब्लम को समझिए, ठीक है। उस बच्चे का कहना है, ये जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की द्वारा और या फिर इस बेंच के द्वारा, ये मेरे डेली लाइफ के स्ट्रगल को कम करने नहीं वाला है। व्हेन आई एम डिनाइड एंट्री इनटू हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल में एंट्री नहीं मिलती है, से और व्हेन माय फ्रेंड और पार्टनर इज़ इन ए क्रिटिकल कंडीशन, जहाँ पर मेरा फ्रेंड या फिर मेरा जो पार्टनर है वो क्रिटिकल कंडीशन में है। इसके साथ साथ में बोला जा रहा है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी दुखी हैं मेरे फ्यूचर को लेकर के। आई वुड नॉट नो हाउ टू टेल देम
वाट माई फ्यूचर लुक्स लाइक नाउ, मेरा फ्यूचर क्या होगा ये हम नहीं पता है। इसके साथ साथ में यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है गोद लिए हुए बच्चे को लेकर के भी कहना चाहिए उतना खासा अच्छा निर्णय नहीं दिया गया है।